हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताई गई है। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक दोस्तों ये 520 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट अपने पास रखता है, जिसका आप हर एग्जाम का, लगभग इंडिया के सभी एग्जाम का फ़ायदा उठा सकते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करके। और मॉक टेस्ट सेक्टर में ये मार्केट लीडर है। 38,000 से ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। यानी बेहतर आपको कंपटीशन भी मिल रहा है। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो बेस्ट से बेस्ट इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाए, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित, नए सिलेबस पर आधारित आपको मिल रहा है यहाँ पर मॉक टेस्ट। अगर आपको ये परचेज करना है तो जाइए टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप वहाँ की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको कूपन कोड में यूज़ करना है MJT, आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अभी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर है, इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों कल के दिन के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। फ्रांस में अभी हाल ही में फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर नियुक्त की गई एलिजाबेथ बोर्न। ये फ्रांस की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हैं। अभी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC जो कि लिस्ट हो चुकी है, वो NSE में 872 रुपये से लिस्ट हुई और BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 867 रुपये से लिस्ट हुई, जो कि घाटे का ही सौदा था। हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ओडिशा ने जीत लिया है और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। अजय पीरामल को दोस्तों ब्रिटेन के सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार CBE से सम्मानित किया गया। और अभी आंध्र प्रदेश में ग्रीनको के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े रीन्यूएबल एनर्जी भंडारण संयंत्र की स्टोरेज प्लांट की स्थापना की गई है। SS मुंद्रा ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष होंगे। और नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन जो जीत लिया है। फाइनली इनका 2022 का पहला ये कोई टूर्नामेंट था। चेक गणराज्य में दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इसकी लंबाई भी 721 मीटर है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप 10 कल के क्वेश्चंस थे, जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, जैसा कि मैं रोज़ पूछा करता हूँ। पहला था भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं और इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी लिखी थी, बड़ा अच्छा लगा। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार विदेशी प्रेषण के मामले में शीर्ष देश कौन सा है। तो दोस्तों विदेशी प्रेषण के मामले में शीर्ष पर है भारत। भारत मैक्सिको को पीछे कर दिया है और इस बार आ गया है टॉप पोजीशन पर। मैक्सिको दोस्तों ये सेकंड पर है और थर्ड पर आ गया है चाइना। ठीक है, थर्ड पर चाइना। विदेशी प्रेषण होता क्या है, पहले इसको समझ लो आसानी से। कुछ लोगों को ये टिपिकल वर्ड लग रहा होगा। देखिए, जब भारत के नागरिक दोस्तों विदेश में रह रहे हैं तो वो डेफिनेटली अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को खर्चे और पैसे तो भेजेंगे ही। तो भारत में कितने ऐसे व्यक्ति हैं या फिर कितना ऐसा धन आता है जो विदेशों से आ रहा है, लोग अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं, यही हुआ विदेशी प्रेषण। यानी कि भारत को कितना धन प्राप्त हो रहा है विदेशों से। ऐसे ही दुनिया भर के जो देश हैं उन देशों को, उनके नागरिक अपने घर वालों को कितने धन भेज रहे हैं, यही है विदेशी प्रेषण का रिपोर्ट। तो विश्व बैंक ने ये बताया है कि भारत के लोग जो रह रहे हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनमें विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ताओं में भारत देश जो है वो सर्वोच्च है, यानी सर्वोच्च स्थान रखता है, यानी टॉप पर है। इसमें बताया गया कि 2021 में कुल $89 बिलियन से ज़्यादा प्रेषण प्राप्त हुआ भारत को। लोगों ने $89 बिलियन अपने घर पर भेजे हैं टोटल। भारत में जितने लोग रह रहे हैं, भारत के जितने लोग विदेशों में रह रहे हैं। 2020 में ये $82 बिलियन था और उससे 8% अभी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो मैक्सिको सेकंड पर आ गया है, पहले मैक्सिको टॉप पर हुआ करता था, तीसरे पर अब चाइना आ गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करेंगे तो 1944 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसके डेविड मलपास। अगला, हाल ही में HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस कब मनाया गया।
तो HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस दोस्तों ये मनाया गया 18 मई को। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या HIV वैक्सीन डे, वैक्सीन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, तो पहली बार ये मनाए जाने की घोषणा तो 1997 में हुई थी, बिल क्लिंटन ने की थी, लेकिन ये पहली बार मनाया गया 18 मई 1998 को। तो याद रखिएगा, शुरुआत 18 मई 1998 से हुई इस दिवस की। अब चूँकि दोस्तों कल भी मैंने आपका दिवस का रिवीजन करवाया था, तो आज रिवीजन नहीं करवाऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीड कर डाल लीजिए। एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो फिर से कंठस्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रॉयल इनफील्ड का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रॉयल इनफील्ड का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया श्री गोविंद राजन जी को। गोविंद राजन यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको आयसर मोटर ने नियुक्त किया है रॉयल इनफील्ड का दोस्तों CEO। अब आप कहोगे ये आयसर मोटर कैसे आ गया? तो आयसर मोटर ही दोस्तों इसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है ना। तो जब पेरेंट कंपनी है तो वही नियुक्ति करती है, उसी की ये समझ लो कि एक सब यूनिट है रॉयल इनफील्ड जो है। तो रॉयल इनफील्ड फिलहाल दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में ये स्थापित हुई थी और भारतीय ही फर्म है, नाम से ऐसे लगता है जैसे विदेशी हो। तो गोविंद राजन जी को CEO नियुक्त किया गया है आयसर मोटर्स के बोर्ड के द्वारा। याद रखिएगा, इसकी पेरेंट कंपनी भी पूछी जा सकती है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। और फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी कौन हुई? अब तो हो गई है वॉलमार्ट, ठीक है ना। इसके बाद फिर जैसे कि मिंत्रा पूछा जाए, मिंत्रा की पेरेंट कंपनी कौन है? तो फ्लिपकार्ट आप बताएंगे। फ़ोनपे की पेरेंट कंपनी कौन है? फ्लिपकार्ट आप बताएंगे, ठीक है। ग्रो ऐप जो है इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? फ्लिपकार्ट बताएंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी एक आया है नियो पास, नियो सुने होंगे ना। तो नियो जो नया ऐप आया है नियो सुपर ऐप, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? टाटा ग्रुप। ओके, अगला, खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया ने कितने करोड़ में पतंजलि फूड बिजनेस को एक्वायर किया? तो दोस्तों रुचि सोया जो है ये भारत में सबसे बड़ी खाद्य तेल कंपनी, तेल निर्माता कंपनी है और इसने 690 करोड़ रुपए में एक्विजिशन कर लिया है पतंजलि फूड बिजनेस का। अब आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी तो सर 2 साल पहले आपने बताया था कि रुचि सोया को पतंजलि ने खरीदा, अभी आप बता रहे हो रुचि सोया ने पतंजलि फूड का अधिग्रहण किया, ये क्या मामला है? तो देखिए ये कुछ नहीं है, ये बस ब्रांडिंग का तरीका है, प्रमोशन का तरीका है, जिसमें ये भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इसमें क्या हुआ है, देखो समझो बात को। पतंजलि जैसे एक कंपनी है, इसने क्या किया कि रुचि सोया को 2019 में एक्वायर किया। रुचि सोया मध्य प्रदेश में बेस्ड एक कंपनी है और सबसे बड़ी खाद्य तेल उत्पादक कंपनी है। अब इसका भी एक प्रोडक्ट, इसका भी एक सब यूनिट चलती है पतंजलि की, पतंजलि फूड के नाम से। तो पतंजलि फूड जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं कर रही है। रुचि सोया के माध्यम से उसको और ज़्यादा ब्रांडिंग करने के लिए इनके साथ एक्विजिशन करवा दिए। इसके बाद अब पतंजलि फूड्स लिमिटेड इसका नाम कर दिए। तो एक तो पतंजलि के नाम से तो आपको जानते ही हो आप कि पतंजलि से इमोशनली कनेक्ट है पूरा इंडियन मार्केट, तो इस वजह से इनको लाभ मिलेगा। दूसरा, पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर देने से रुचि सोया का जो है इसका भी नाम बदल जाएगा, तो इसका भी मतलब ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई एक प्रकार से कहें तो ये हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पतंजलि ने रुचि सोया को खरीदा कि रुचि सोया ने पतंजलि को खरीदा, ये मत सोचिएगा। रुचि सोया जो है इसकी पेरेंट कंपनी पतंजलि ही है। ओके, तो चलो, तो इसके जो पतंजलि फूड बिजनेस था इसको एक्वायर किया था रुचि सोया ने अभी। अगला, OICA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश कौन बना? तो OICA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश दोस्तों ये बना है चाइना। चाइना पिछली बार भी था, अभी भी है। चाइना फर्स्ट पर है, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर है जापान। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत इस बार आ गया है चौथे स्थान पर। तो ये 4th पोजीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने जर्मनी को पीछे कर दिया है, जर्मनी को 5वें स्थान पर ढकेल दिया है। तो अब भारत आ गया है चौथे स्थान पर, चाइना फर्स्ट, अमेरिका सेकंड और जापान थर्ड पर पहले से ही था। सबसे ज़्यादा वाहन के एक्सपोर्टर के मामले में, वाहन बिक्री या वाहन बाजारों के मामले में कह सकते हैं। तो OECD की रिपोर्ट है ये, यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स।
इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया कि कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद भारत ने जर्मनी के मुकाबले, जर्मनी जो है 2.97 मिलियन वाहन की तुलना में भारत ने 3.75 मिलियन वाहन बेचे हैं। ये 26% की वृद्धि है। और टॉप 5 अगर कंट्रीज़ में देखा जाए तो सेकंड डिजिट पर वृद्धि, सेकंड डिजिट पर ग्रोथ, यानी कि 10% या उससे ज़्यादा ग्रोथ किसी की नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हुई है, वो भी 26% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये भारत का अचीवमेंट है। भारत ने ये भी टारगेट बनाया है कि 2025 तक ये जापान को भी पीछे फेंक देगा। ठीक है, तो जापान की जगह पर यहाँ पर भारत आ जाएगा 2025 तक। तो तीसरा सबसे ज़्यादा वाहन का बाजार बन जाएगा। तब देखना है कि टेस्ला कैसे डील करता है यहाँ पर। अगला, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस युद्धपोत को लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों अभी हाल ही में 2 युद्धपोत को लॉन्च किए हुए हैं, INS सूरत, INS उदयगिरी। इन दोनों को इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, या कहें कि कमीशन कर दिया है। INS उदयगिरी और INS सूरत, इन दोनों को दोस्तों स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और मझगांव डक यार्ड शिप लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। मेड इन इंडिया बेस्ड है। INS सूरत की अगर बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, इसका ये 4वां विध्वंसक है। और वहीं INS उदयगिरी के बारे में बात करें तो इसका नाम आंध्र प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। क्लियर? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया हुआ है। अगला, अच्छा, ई बुक आई हुई है दोस्तों। ई बुक आप ले सकते हो करंट अफेयर की, दोनों महीनों की या किसी भी महीने की अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। अभी दोस्तों यूपी जीके स्पेशल लॉन्च हुआ है। यूपी जीके की अगर आप ई बुक लेना चाहते हो तो ये ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा। अगर यूपी लेवल की आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। ऐसी ई बुक आपको ना तो ऑफलाइन मार्केट में मिलेगी, ना ही कहीं ऑनलाइन मार्केट में मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें 2020, 2021 और 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर व्याख्या के साथ है। साथ ही साथ इसमें पूरा का पूरा यूपी जीके है दोस्तों। इसके बाद आपको कंप्यूटर का मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगा आपको एक जगह पर, MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इस ई बुक को परचेज कीजिए। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसे ले सकते हो, UPI, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह से। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है दोस्तों गुजरात के CM ने। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। तो भूपेंद्र पटेल जी ने अभी हाल ही में इसका अभी उद्घाटन किया है गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में ये उद्घाटन किया गया। कब? 18 मई को, यानी कि वर्ल्ड म्यूजियम डे के अवसर पर। तो भूपेंद्र पटेल जी ने उद्घाटन किया है। ये दोस्तों आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय और यूनेस्को, इन तीनों के सहयोग से आयोजित किया गया था। यूनेस्को की अगर बारे में बात करेंगे तो यूनेस्को ऐसे लिख दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1945 को हुई थी और आंद्रे अजोले इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? अगला, भारत की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में आयोजित डेफ ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो दोस्तों अभी जो डेफ ओलंपिक आयोजित किया गया 2021, इसमें भारत ने 16 मेडल जीते हुए हैं। भारतीय टीम ने 16 मेडल टोटल जीत लिए हुए हैं। ये आपको पता होगा, अभी ब्राज़ील में आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, 1 से 15 मई के बीच में। इस पर मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन 1-2 दिन लेकर के बताया भी था बीच में, जब इंडिया ने गोल्ड जीता था। तो फिलहाल इंडिया ने जीत लिया है दोस्तों 16 मेडल इस डेफ ओलंपिक में। भारत का स्थान है 9वां। भारत ने 16 मेडल्स में दोस्तों 8 तो जीते हैं गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल आया है और 7 आया है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये टोटल 16 मेडल आए हुए हैं इंडिया के डेफ ओलंपिक में। इसमें दोस्तों मेडल टेबल की अगर बात करें तो 9वें पोजीशन पर रहा है। निशानेबाजी में सबसे ज़्यादा 3 गोल्ड आए हैं और 2 ब्रॉन्ज आए हैं। बैडमिंटन टीम ने भी 1 गोल्ड जीता हुआ है। क्लियर है? तो अच्छा, एक चीज़ और, ये तो डेफ ओलंपिक हुआ, इसमें तो 9वां स्थान रहा भारत का। अभी ओलंपिक भी हुआ था, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर था। अच्छा, जो हुआ था, जो पैरालंपिक हुआ था, इसमें कौन से स्थान पर था? तो पैरालंपिक में भारत था 24वें स्थान पर। अच्छा, ये दोनों टोक्यो की बात हो गई। ओके, कितना कितना मेडल जीते थे ये भी तो पता होना चाहिए। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते थे कुल 7 मेडल और पैरालंपिक में भारत ने जीते थे 19 मेडल।
अब इन 7 मेडल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 गोल्ड आया था, 2 सिल्वर आया था और आया था 4 ब्रॉन्ज मेडल। 19 मेडल्स में अगर बात करें, 5 गोल्ड आया था, 8 सिल्वर आया था और आया था 6 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक पर मैंने आपको वीडियो दी ही हुई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला, भारत ने किस देश के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत ने दोस्तों अभी जॉर्डन के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। जॉर्डन, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ है कहाँ पर। तो यहाँ पर मनसुख मंडाविया जी गए हुए हैं, जो कि बिल्कुल भारत के उर्वरक मंत्री भी हैं। अब आप सोचो कि मनसुख मंडाविया थे तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये क्यों चले गए? तो स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ ये उर्वरक मंत्रालय के भी मंत्री हैं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी देखते हैं, तो इसलिए गए हुए हैं। जॉर्डन गए हुए थे 13 से 15 मई के बीच में, और वहाँ पर इन्होंने डील साइन करी इंडिया और जॉर्डन के साथ। एक्चुअली में रसिया और यूक्रेन के बीच में जब से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों, तब से बहुत सारे देशों की जो मार्केट है ना, वो उथल पुथल हो गई है। आपदा में अवसर वाली बात है, यहाँ पर भारत के लिए बहुत सारे अवसर आ रहे हैं खुल करके। जैसे आप देखोगे गेहूं निर्यात के मामले में भारत की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि भारत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पर देख लो, ये उर्वरक समझौते पर भी ये डील हुई है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम लग रहे हैं लोगों का, बाकी देशों का भारत से। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल रूस जो है ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज़ था दोस्तों। तो अभी तो फिलहाल ये अपने में उलझा हुआ है। तो यहाँ पर भारत जो है डील किया हुआ है, जॉर्डन को सप्लाई करेगा। चलिए जॉर्डन आया है, जॉर्डन दिखाते हैं आपको वर्ल्ड मैप में। यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आ जाना है सऊदी अरेबिया के साइड। सऊदी अरेबिया तो आप पहचानते ही हो, आराम से पहुँच जाओगे। नहीं पहचानते हो तो इधर यहाँ से जहाज़ पकड़ना, इधर साइड से ऐसे ऐसे आना, तो ये पहुँचोगे। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के बाद से इराक है, इधर आपको दिख जाएगा जॉर्डन, इधर सीरिया, इधर इज़राइल, लेबनान, ये सभी देश मिलेंगे। तो जॉर्डन जो है ये कंट्री जो है, यहाँ पर यहीं की बात कर रहे हैं हम लोग। जॉर्डन की कैपिटल क्या होती है? जॉर्डन की कैपिटल होती है अम्मान, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बसर अल खसावनेह। कौन है? बसर अल खसावनेह। यहाँ की मुद्रा होती है जॉर्डन दिनार। क्या होती है करेंसी? जॉर्डन दिनार होती है यहाँ की करेंसी। अगला देखते हैं, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स 2022 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसने की? तो इसकी अध्यक्षता, इसकी मेज़बानी की है दोस्तों चाइना ने। एक्चुअली में ब्रिक्स के इस बार जितने भी सम्मेलन होंगे उसकी मेज़बानी चाइना ही करेगा। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना कर रहा है दोस्तों। इस बार का ये 14वां संस्करण होने वाला है ब्रिक्स का, 2022 का, ठीक है। तो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी, चाइना ने होस्ट किया। इस मीटिंग में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। चाइना दोस्तों चाह रहा है कि पाकिस्तान भी हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान, इनफैक्ट तुर्की भी, पाकिस्तान और तुर्की भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। इसके लिए इसने आवाज़ उठाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला इस बार। और दोनों ही देश भारत के जो है ये दुश्मन देश हैं एक प्रकार से कह लो। जैसे तुर्की तो दुश्मन हम लोग नहीं कहेंगे, कभी उनसे लड़ाई करने नहीं गए, लेकिन ये है कि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। वही वाली बात है कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है, भारत का हमेशा विरोध करता रहा है तुर्की, तो समझ लो भारत का दुश्मन ही है। फिलहाल चाइना ने ये डिमांड उठाई है इसमें कि पाकिस्तान और तुर्की को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ डील होती है। ऐसा तो इतना आसान भी नहीं है शामिल किया जाना। भारत के फॉरेन मिनिस्टर दोस्तों भी गए थे इस बैठक में शामिल होने, वर्चुअली ही कनेक्ट हुए थे। और चूँकि विदेश मंत्रियों की बैठक थी तो भारत के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। 19 मई को ये आयोजित हुआ। इस बार की थीम दोस्तों रखी गई है फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप ऊसर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स के बारे में अगर बेसिक्स की बात करें तो दोस्तों ये 5 देशों का एक इकोनॉमी के लिए सहयोग संगठन है। और अब देखो आप, तुर्की और पाकिस्तान अगर देखो ना, मेरा ओपिनियन अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान तो वैसे ही डूब रहा है, और तुर्की अगर न्यूज़ पता हो तो कुछ महीनों पहले भी ऐसी स्थिति आ गई थी कि इसकी करेंसी बिल्कुल क्रैश कर गई थी। तो तुर्की और पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि आर्थिक सहयोग के संगठन में इन देशों के साथ, इन देशों के बगल में इसे खड़ा होने लायक है ये पोजीशन पर। फिलहाल 2006 में स्थापना हुई थी, 2009 में पहली बैठक हुई, रसिया इसको होस्ट किया था। 5 देशों का ये संगठन है
भारत पिछली बार होस्ट किया था, इस बार चाइना करेगा। ये बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज चलता है। तो भारत किया, चाइना किया, अगली बार दक्षिण अफ्रीका करेगा, फिर ब्राज़ील करेगा, फिर रूस करेगा मेज़बानी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। आपके लाइक करने से हमारा बढ़ता है मोटिवेशन, तो मोटिवेशन को बढ़ाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। आप आज क्वेश्चन ऑफ द डे में आंसर बताएंगे, भारत का कौन सा राज्य भारतीय पुरुष और बैडमिंटन हॉकी टीम के अगले 10 साल तक स्पॉन्सर करने की घोषणा किया हुआ है। अगला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जितना से ज़्यादा पॉइंट पता है ना, सब कुछ लिख डालो। यही टाइम है बेस्ट करंट अफेयर का रिवीजन करने का, यही तरीका है, बेस्ट तरीका है, तो आप इसका कीजिए। इसके अलावा आप जा कर के क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं MZT ऐप पर, और वहीं से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF और क्विज का भी आप फ़ायदा उठाइए, और आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल बैच भी आए हुए हैं, बहुत सारे कॉम्बो बैच भी आए हुए हैं, इन सब का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।